हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। आज हम ये हमारे इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वो टॉपिक्स अब हम आगे की ओर देखेंगे कि हमारे लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक्स खत्म हुए थे उनके आगे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात बताई थी कि बेटा कंपैरेटिवली ये चैप्टर छोटा है और इजी भी है। क्योंकि बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, आई के पार्ट्स को पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा फैमिलियर ऑलरेडी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई से। ठीक है, साथ ही हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में आई की फंक्शनिंग किस प्रकार है, किस प्रकार से इमेज बनती है, हमें चीजें किस प्रकार से दिखाई देती है। एक नाम ही है ना चैप्टर का, बताओ जना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो खुद ही एक बार सोचो कि हमें हमारी आंखों से ही तो ये सारी दुनिया दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार हम अपनी आंखों से सारी दुनिया को देख सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले। ठीक है, हम समझेंगे। ऑलरेडी हमने लाइट चैप्टर में भी ये बात बेटा आपके साथ डिस्कस करी थी कि ना सिर्फ आंखें बल्कि लाइट का एक जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, डेट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, लाइट रेज जब एक दूसरे को कट करती है तो वही तो इमेज फॉर्म होती है, वहीं पे तो इमेज का निर्माण होता है। और जहां जिस भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्म होती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी समझी हुई है। लास्ट लेक्चर में या बोले तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने जाना था आइरिस के बारे में, कॉर्निया के बारे में, हमने सिलियरी मसल्स के बारे में जाना था, हमने रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जाना था, रेटिना के बारे में जाना था। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फार पॉइंट ऑफ आई के बारे में, नियर पॉइंट ऑफ आई के बारे में, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है और डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से सारे बच्चों को अच्छे से सुनना है, क्योंकि बेटा बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे तो क्वेश्चन आता ही आता है और पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हमें क्या क्या आज के इस लेक्चर में जानना है, समझना है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात करती हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं छोटी छोटी चीजों को जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और उनके साथ ही रिलेट करके फिर आज के इस लेक्चर को पूरी एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से सभी को सुनना है बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन होती है, हमारे पूरे आई बॉल को कवर करके रखती है, आउटर सरफेस को, वो होती है कॉर्निया। कॉर्निया में एक मैंने जरूरी बात और बताई थी कि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। फिर मैंने बताई थी जब हम कॉर्निया से थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ही हम कहते हैं प्यूपिल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पुतली। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से ही होकर के जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है ना, मैक्सिमम लाइट का रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है। फिर प्यूपिल से होते हुए लाइट रेज जो है वो हमारे नेत्र के गोलक में या आई बॉल में प्रवेश करती है। ठीक है भाई। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था, आइरिस के बारे में बताया था। आइरिस के लिए मैंने क्या खास बात बताई थी, आपको बताया था कि ये कैसा होता है बेटा, एक कलर्ड पिगमेंट होता है, ये कलर ऑफ द आई डिसाइड करता है कि हमारी आंखों का एक्चुअली में कलर कैसा होगा। ठीक है, आपने देखा भी है किन्हीं किन्हीं लोगों की नीली आंखें होती, किसी की भूरी आंखें होती, तो वो क्या है, क्योंकि उनके आइरिस का कलर जैसा है वैसे ही उनकी आंखों का कलर भी होता है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। फिर हमने क्या समझा था, फिर हमने आपको बताया था लेंस के बारे में। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वो लेंस ही है जो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके या जिसकी मदद से ही क्या होता है, हमारी इमेज बनती है। ठीक है ना, लेंस की मदद से ही क्या होती है, इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, या लेंस के ही थ्रू जब ये लाइट रेज जब आंखों में प्रवेश करती हैं तो ये लेंस जो है वो हेल्प करता है कि रेटिना पे इमेज बने। रेटिना के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये कैसा होता है, ये एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि रेटिना जो है
वहां पे एक रेटिना पे पाई जाती है सेंसरी सेल, जिनको हमने क्या बताया था आपको, रॉड एंड कोन्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? रॉड सेल्स और कोन्स सेल। ये किस में पाई जाती थी बेटा? रेटिना पे पाई जाती थी। ये कैसी होती थी? ये हाईली सेंसिटिव होती थी। जो रॉड सेल होती थी वो किसके लिए? डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती थी। और कोन सेल्स किसके लिए होती थी वो बेटा? ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती थी। ठीक है ना? अब मैंने आपको ये बताया था कि वो पॉइंट जहां से ऑप्टिक नर्व हमारे नेत्र गोलक में प्रवेश करती है, या कहा जाए कि बाहर आती है, वहां पे एक्चुअली कोई भी रॉड और कोन सेल नहीं पाई जाती है। इसलिए उस जगह पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती है। इसलिए उस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है? इतनी सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना था। अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है, फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज एक्वस ह्यूमर। चलिए, बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी कहीं भी बेटा वर्ड आपको एक्वा वर्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? एक्वा। एक्वा का मतलब ही होता है बेटा वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि अगर एक्वा का मतलब है वाटर, तो ये एक्वस से मतलब क्या होगा? सोचिए, एक्वा का मतलब है अगर वाटर, तो यानी कि पक्की बात है कि ये एक्वस ह्यूमर कैसा होगा? ये हमारा एक तरीके का कैसा सब्सटेंस होगा? लिक्विडी सब्सटेंस होगा। कैसा होगा ये? ट्रांसपेरेंट लिक्विडी सब्सटेंस है। वाटरी सब्सटेंस भी आप कह सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि इसका नाम ही है एक्वस ह्यूमर। अब मेरे बहुत ध्यान से आपको बात को समझना है। आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक जगह पे दिखाई देगा एक्वस ह्यूमर, और जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक्वस ह्यूमर। ठीक है? और यहाँ सेम वे आपको दिखाई दे रहा है विट्रस ह्यूमर। अब आपके मन में आएगी बात कि मैम दो जगह पे ये शब्द हमें दिखाई दे रहा है ह्यूमर। बिल्कुल सही बात है। क्या दोनों ही लिक्विडी सब्सटेंस होगी? डेफिनेटली दोनों ही हमारे कैसे होंगे? लिक्विडी सब्सटेंस होंगे, वाटरी सब्सटेंसेस होंगे। एक का नाम है एक्वस और एक का नाम है विट्रस। अब मैं बताती हूँ इनकी पोजीशन क्या होगी, ये कहाँ पे पाई जाएंगे, लोकेशन क्या होगी। सबसे पहले बात समझनी है कि अगर हम बात करते, अगर आपको याद करने का मैं एक तरीका बताऊं तो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे अक्सर कर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक शब्द याद रखो, CLR। सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको? कॉर्निया को। ठीक है? एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंस को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेटिना को। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है बेटा क्या? एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है? लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। आई बात समझ में? ठीक है? अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको। क्या काम क्या है? देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि आंख को, हमारे देखो आंख कहाँ पे है? बोनी स्कल में। क्या है हमारा ये जो बोनी स्कल है, ठीक है ना, इसमें आई सॉकेट है। इन आई सॉकेट में हमारे जो नेत्र हैं वो इम्बीडेड है। जो हमारी आईज है वो दसी हुई है एक्चुअली में। ठीक है? अब एक बात समझो, इस आंख को एक करेक्ट प्रेशर बैलेंस भी बनाना है। देखो कोई भी चीज है, अगर उसमें करेक्ट प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि देखो वैसे तो ये डेलिकेट तो है ही है, देखा जाए तो हमारी जो आईज है, जो सेंसरी ऑर्गन है, एक्चुअली में आई इज अ सेंसरी ऑर्गन। ये कैसा है? ये डेलिकेट सेंसरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसके अंदर ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा मसल्स पाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वैसे कैसे हैं बेटा? ये थोड़े से डेलिकेट है। इनके अंदर एक करेक्ट प्रेशर बैलेंस होना, करेक्ट प्रेशर बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज क्या होगा? ये जो हमारी आंखें हैं वो श्रिंक कर जाएंगी, पिचक जाएंगे बिल्कुल। तो इस करेक्ट प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि कैसा है? एक लिक्विडी सब्सटेंस है। सेम वे लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है? एक बात तो ये आपने समझी। दूसरा इनका काम क्या है? दूसरा काम ये है कि इनका एक्चुअली में हमें रेटिना पे इमेज को बनवाना है।
देखो अभी मैं जब आगे आपको आई डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगी, विजन में डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगी, तो आपको मैं बताऊंगी कि हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देगी जब ही उसकी इमेज रेटिना पे बनी हो। अगर रेटिना से पहले बनेगी या रेटिना के बाद बनेगी तो हमें वो इमेज यानी कि वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इमेज हमारी रेटिना पे बनती है। रेटिना के सामने या रेटिना से पीछे बियॉन्ड बनने पे भी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक काम तो ये, अब एक्चुअली में ये एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर का यही काम है कि ये तो करेक्ट प्रेशर बैलेंस मेंटेन करना है ही है। दूसरी चीज सोचो, ये जो लाइट रेज आ रही है इनको प्रोपोगेट करके कहाँ पहुंचाना है? रेटिना पे पहुंचाना है, सो डेट जब ये लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगे तो इमेज रेटिना पे बनेगी। ठीक है, दूसरी बात आप समझो, दो बातें मैंने आपको बताई। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीजें तो है ही है। तीसरी चीज हम जानते हैं कि हमारी आईज में, देखो हम लगातार देख कितनी ही बार होता है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये सारी चीज रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर हम बात करें तो हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है। हमें नहीं पता चलता कि कितनी बार हम आंख को इधर उधर घुमा रहे हैं, पलकों को झपका रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आईज का थोड़ा सा मॉइस्ट होना जरूरी है। अगर ये ड्राई होंगी तो फ्रिक्शन कॉज होगा, फ्रिक्शन कॉज होने से क्या होगा? आंखें डैमेज हो जाएंगी। तो एक्चुअली में इनके अंदर एक मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी हमारे ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने समझी, लोकेशन समझी। तो बिटवीन द कॉर्निया एंड द आईलिड्स देयर इज अ स्पेस filled with transparent liquid is called aqueous humor। चलिए भाई, अब आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं which helps the refracted light to be focused on retina। जो मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि रिफ्रेक्टेड जो लाइट रेज है जो कॉर्निया से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए कहाँ पे जा रही है? हमारे आई बॉल में प्रवेश कर रही है, वो रेटिना तक पहुंचे। ये काम किसका है? एक्वस ह्यूमर का है। ठीक है, आई बात सुन में। चलिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई। ये क्या करता है? ये एक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी आंखों को। अब बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन है आई लेंस एंड रेटिना के बीच में, है ना, LR। CLR याद कराया था ना? ये कहाँ पाया जाता है? हमारे लेंस और रेटिना के बीच में। अच्छा, आपको पता है ना, हम सभी की आंखों में जो नेचुरल आई लेंस है वो क्या है? जो नेचुरल आई लेंस है वो क्या है? प्रकृति में कैसा है, नेचर में कैसा है? वो कॉन्वेक्स है। इन नेचर में क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, पता होना चाहिए। हम सभी ह्यूमन बीइंग की आंखों में जो लेंस है वो नेचुरली कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम धीरे धीरे, और ये सारी चीजें आपने समझी। हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे। क्या हमने पढ़ा था? रेटिना, हमने पढ़ा था लेंस के बारे में, सिलेरी मसल्स के बारे में, रॉड एंड कोल्स के बारे में, आइरिस के बारे में, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर भी जान लिया। अब हम बात करते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। आंख का दूर बिंदु क्या है? ठीक है भाई, जो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इज इंफिनिटी। क्या होता है? वो मैक्सिमम दूरी जो है ना, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, वो क्या है? वो है फार पॉइंट ऑफ द आई। वो आंख का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी कहलाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी होती है। हम बात करते हैं सेम वे कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, वो पास से पास की दूरी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितना अधिक पास रख दें कि वो बिना किसी स्ट्रेन के हमें डिस्टिंक्टिवली दिखाई दे, हम उसे क्लियरली क्या कर सके, ये बता सके कि ये चीज ये है, कोई ब्लर इमेज ना बने उस ऑब्जेक्ट की, तो वो कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के लिए इसकी वैल्यू बेटा
25 सेंटीमीटर होती है। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक जो है वो रेंज ऑफ ह्यूमन विजन है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है बेटा, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ये क्या होता है? देखो नाम से ही पता चला, एकोमोडेट, किसी भी चीज की देखो परिवर्तन कोई हो तो उस परिवर्तन के रिस्पॉन्स में अपने अंदर जो हम चेंजेस लाते हैं, एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। वही तो एकोमोडेशन है। ठीक है भाई, हिंदी में हम उसी को बोलते हैं समायोजन की शक्ति। तो अब बात ये है कि मैम ये हमारे आंखों से किस प्रकार रिलेटेड है। चलो तो अभी बताते हैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, तब तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे। मान लीजिए कि आप गेट पे खड़े हो और आपको इंतजार है अपने किसी फ्रेंड का, क्योंकि उसकी बाइक से आपको कहीं जाना है, ठीक है ना, और खास तौर पे अगर कहीं घूमने जाने का प्लान है तो और भी ज्यादा होता है कि भाई कितनी ही जल्दी आए और हम जाए। अब आप वेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई ये बाइक आ रही, वो बाइक आ रही, कब आएगी मेरे फ्रेंड की बाइक, ठीक है, या मेरा फ्रेंड कैसे आएगा ना भी मान लो बाइक हो, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, जब कोई दूर से मान लीजिए आपके कोई रोड है, उससे मुड़ के आपका घर है, तो मोड़ से ही जब कोई टर्न लेता है तो आप देखते हो कि यही है क्या मेरे फ्रेंड। तो आप क्या करते हैं, जनरली होता नहीं कि जब हमें दूर की कोई चीजें देखनी है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंख कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ के देख लेते हैं। इन द सेंस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट, देखो कोई चीज तब दिखती कब है, तभी तो दिखती है ना जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना, तभी ना वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई टर्न किया ही तो हमें देखना है अगर दूर का व्यक्ति, तो हम सोचे कि उससे जितने हम आंखें क्यों स्प्रेड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि उससे टकरा के आने वाली लाइट रेज जो है वो जल्द से जल्द हमारी आंखों में प्रवेश कर सके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमारे आई बॉल को स्प्रेड आउट किया है, ठीक है ना, बेसिकली क्या किया, इस तरह से किया, ठीक है, बिल्कुल। चलो भूलना नहीं है, तभी आपको समझ में भी आएगा। अब क्या हुआ, इसका उल्टा सोचो कि अगर मान लीजिए मुझे बिल्कुल अपने हथेली पे कोई चीज है और एकदम पास से कुछ देखना है, सपोज मान लीजिए किसी ने बहुत कुछ छोटा छोटा लिखा हो, बहुत छोटा लिखा हो, तो दूर से देखने को ही रहा तो हम उसे जनरली क्या ही करेंगे, उसे पास करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आपने पास किया तो भी आपको पता नहीं चला, बट आपके आंखों के लेंस की फोकल लेंथ में चेंजेस आए, नहीं तो आप पढ़ ही ना पाते। सेम डेट आपको बहुत दूर की चीज देखनी है तो भी आपके आई लेंस की फोकल लेंथ में आपने चेंज किया, तभी वो चीज आप देख पाए। तो ये जो एबिलिटी है कि हम दूर की चीजें भी देख पा रहे हैं, हम पास की चीजें भी देख पा रहे हैं, इस एबिलिटी को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब बात आती है कि ये एबिलिटी हमारे अंदर आई कैसे, ये हुआ कैसे, किस प्रकार से एडजस्टमेंट होगा लेंस का। तो बेटा दो बातें बहुत ध्यान से समझे सब, आई होप एकोमोडेशन तो आप समझे ना, कि द एबिलिटी ऑफ द आईलेस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। और ऐसा होगा कैसे, क्योंकि ये मान लीजिए है हमारा लेंस, ठीक है ना, मान क्या लिया, ये है हमारा लेंस, ठीक है। अब इस लेंस को होल्ड किसने कर रखा है, आजू बाजू ऊपर नीचे, हमारी सिलेरी मसल्स ने। किन्ने में कर रखा है, सिलेरी मसल्स ने। अब ये सिलेरी मसल्स जैसा कुछ करती हैं वैसा ही हमारा ये लेंस हो जाता है। अब आपके मन होगा जैसा कुछ करती से क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बेटा कि जब ये सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स होंगी, या ये जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो हमारी जो लेंथ है ना, फोकल लेंथ वो चेंज होगी। कैसे, जब भी सिलेरी मसल्स रिलैक्स होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज पैराग्राफ में लिख के देते। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से फ्लो चार्ट, मैक्सिमम चीजों को समझाने के लिए अगर फ्लो चार्ट आप बना रहे हो और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, आपकी नोटबुक बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगती है, टीचर को लगता है कि आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा है, समझा है। सिलेरी मसल्स बेटा जब हमारे रिलैक्स होती हैं तो उस केस में जो हमारा लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो थिन हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है ना।
जब भी फ्लैटन हो जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हमें दूर की चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। जब बात आती है नियर ऑब्जेक्ट की, तो हमारा सिलेरी मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट हो करती है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो हमारा लेंस है वो कैसा हो जाएगा? वो थिकन हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और हमें पास की चीजें भी दिखाई देंगी, बहुत अधिक पास की चीजें भी दिखाई देंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि पास की चीजों को देखने के लिए सिलेरी मसल्स कैसी हो गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई। दूर की चीजों को देखने के लिए कैसे हो गई? रिलैक्स हो गई। एक बारी लेंस थिक हुआ तो एक बारी लेंस थिन हुआ। लेकिन ये हो किसकी वजह से रहा है? सिलेरी मसल्स की। जब भी तक ये प्रॉपर वर्क करती हैं तो ये हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत अच्छी रहती है आंखों की। लेकिन जैसे अभी मैं आगे आपको जो पढ़ाऊंगी ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड एज होने पे वैसे भी बेटा क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे क्या होती है कि जब हम बूढ़े होने के होते हैं, मतलब हमारी एज बढ़ती है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उतनी इंटेंसिटी के साथ या कहा जाए उतनी इफिशियंसी के साथ अपने काम को नहीं कर पाती। धीरे से सिलेरी मसल्स भी हमारी कैसी हो जाती? वीक हो जाती हैं। ये बहुत अच्छे से रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखने को मिलते हैं, बट वो अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। तो अब बात करते हैं जो सबसे पहला डिफेक्ट है। तीन मेजर डिफेक्ट्स होते हैं आई विजन के। एक है मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और तीसरा है प्रेसबायोपिया। मेजरली हमें तीन के बारे में पढ़ना है फॉर अभी के लिए, ठीक है, बाकी तो और भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, और हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा ये साउंड ऐसा करता है कि नियर साइटेडनेस मीन्स ऐसा कुछ होगा कि पास की, देखो निकट दृष्टि दोष नाम है ना, तो ऐसा लगता है कि लगता है पास का विजन कमजोर होगा और दूर की चीजें अच्छी दिखाई देती होंगी। बट यहाँ पे नाम से चीजें थोड़ी सी उल्टी होती है, खासतौर पर सिर्फ यहाँ पे। जनरली ऐसा नहीं होता है, जैसा नाम होता है वैसे ही काम होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप याद करो तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मुझे तो होती थी। जैसे मुझे ना खासतौर पर हिंदी नाम में तो बहुत ही ज्यादा होती थी। ऐसा लगता था कि साउंड करता है निकट दृष्टि दोष, मीन्स पास की विजन में प्रॉब्लम है, दोष है। बट है उल्टा, निकट दृष्टि दोष में जो है वो दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती, पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। बट उसे दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती है? सबसे मेजर रीजन है कि जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे बन जाती है? वो इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। अब आपके मन में आएगा, मैम क्या ही प्रॉब्लम है, इमेज बन तो रही है ना, भले ही रेटिना के फ्रंट में बन रही, मतलब रेटिना के सामने बन रही, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है बेटा। जब कभी भी इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी या बियॉन्ड रेटिना बनेगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है मेरी बात? कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसकी इमेज अगर रेटिना पे बनती है तभी आप उसे देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि रेटिना इज वर्क लाइक एज अ स्क्रीन। ये वो स्क्रीन है जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो आपको दिखाई दे, क्योंकि सेंसरी सेल्स जो है, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, ये तो रेटिना पे ही है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर रेटिना के सामने बन रही है तो फिर तो हमें दूर की चीजें दिखेंगी ही नहीं, तो हम करें क्या? बिल्कुल अभी मैं बताती हूँ। एक बात तो आपने ये समझी, तो कॉज ऑफ मायोपिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी के भी चीजें याद करो। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जब हमारे आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, देखो आई लेंस कुछ इस तरीके से है, सपोज मान लीजिए मैं कहूंगी ये नॉर्मल आई लेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी आई लेंस का जो है वो कर्वेचर बढ़ गया, ठीक है ना, जब ये एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस होगा, या फिर मैं बात करूं इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कि अगर मान लीजिए ये आई बॉल कुछ इस तरीके से था, अब ये आई बॉल का इलोंगेशन हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो इमेज बनने लगती है वो रेटिना के सामने बनने लगती है, इसे हम कहते हैं मायोपिया। कैसे दूर कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉनकेव लेंस का उपयोग करके
आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अब रीजन आपको भी मैं बताती हूँ। अगर ध्यान से आप लोगों को, जब मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया था, ध्यान से जिस बच्चे ने वो लेक्चर देखा है उसे जरूर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस हमारे कैसे होते थे, बताओ जरा ध्यान से समझो। अगर मैं बात कर रही हूँ कॉनकेव लेंस की, तो कैसा होता था ये बताइए। अब इमेज रेटिना के सामने बन रही है, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि कोई चीज जो चीजों को डाइवर्ज कर दे। अगर वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा तो इमेज जो है वो रेटिना पे बनने लगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेस, अभी मैंने आगे डायग्राम भी बनाया है, ठीक है, चलिए अभी वहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे ही देखते हैं। देखो ये तो वो बात है कि इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, आप ये देख रहे हो ये हमारी कैसी है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है क्योंकि इमेज हमारी यहाँ बन रही है। ध्यान से देखो, हम देख पा रहे हैं कि इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही। तो ये तो चलो गड़बड़ बात है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इमेज तो हमारी भाई रेटिना पे बने। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, अभी ये बात मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्या हमने यूज किया? हमने यूज किया कॉनकेव लेंस का। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जो लाइट रेज इस तरीके से यहाँ पे आ रही थी, ठीक है ना, ये लाइट रेज क्या हो रही हैं? ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज हो रही है तो ही रेटिना पे जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले ये इस तरह से आ रही थी तो यहीं पे इमेज बन जाती, फिर प्रॉब्लम मायोपिया की होती। बट इस लेंस की मदद से क्या हुआ, जो हमने कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, तो कॉनकेव लेंस इज एक्ट लाइक एज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसने क्या कर दिया? लाइट रेस को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करके उन्हें कहाँ पहुंचा दिया? रेटिना पे पहुंचा दिया। जब रेटिना पे लाइट रेस पहुंची तो उन्होंने एक दूसरे को वहां पे कट किया। और जहां पे तुम्हें बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, इमेज फॉर्मेशन कब होगा? जब लाइट रेज या तो एक्चुअली में एक दूसरे को कट करें या फिर कट करते हुए प्रतीत हो। अगर रियलिटी में कट करते हो तो रियल इमेज बनती है, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड डेफिनेटली बनेगी। और आपको पता होना चाहिए कि रेटिना पे जो इमेज बनती है ना, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एट रेटिना वो कैसा होता है? आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। यानी कि वास्तविक होता है, वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। फिर आप बोलोगे, अब मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर हमें तो सारी दुनिया सीधी दिखाई देती है, आप भी हमें सीधी ही दिखाई दे रही हो। तो मैं बताऊंगी कि हम क्यों ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो इमेज जो बनती है वो तो फॉर श्योर रियल और इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है ना। थोड़ी देर में अभी बस आप मन में सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी। द कॉनकेव लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ आई फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट एफ ऑफ द मायोपिक आई, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे। रीजन एक और होता है मायोपिया के लिए, जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि जो फार सॉरी जो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है वो लेस देन इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। और जबकि फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, हेल्दी आई का होना क्या चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। बट हो क्या गया? लेस देन इंफिनिटी हो गया, तो वो क्या कॉज करेगा? वो मायोपिया को कॉज करेगा। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमने ध्यान दिया क्या भाई, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमने देखा कि ये पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। वर्चुअल इमेज जो है फॉर्म्ड एट एफ हो रही थी। कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया जब हमने यूज किया तो इन रेज आई, इन रेज को डाइवर्ज हुई ये रेज, और फिर फाइनली रेटिना पे गई और हमारी इमेज भी, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो थी, वो अब इमेज कहाँ बन गई? वो रेटिना पे ही बन गई, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, बात करते हैं किसकी? हाइपरमेट्रोपिया की। एक बात तो क्लियर होगी कि इसका नाम है फार साइटेडनेस। तो जैसे वहां पे हमें दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पे बिल्कुल ही हमें पास की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ फिर वही बात है कि नाम से लग रहा है कि फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऐसा लग रहा है कि दूर की चीजों में कोई दोष होगा, बट ऐसा नहीं है।
हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को दूर की चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती, थोड़ा सा अजीब लगता होगा, बट एक्चुअली यही है कि उन्हें दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती, बट उन्हें पास की चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके भी कुछ रीजन होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पे पहले तो समझते हैं कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, ठीक है ना। जैसे वहां पे क्या होता था कि फार पॉइंट क्या होता था, पास आ जाता था, है ना, समझ रहे हो ना, लेस देन इंफिनिटी होता था। देखो कंपेयर करके पढ़ो बेटा, तभी चीजें समझ में आएंगी। वहां पे क्या अभी जिस पढ़ के आए थे ना कि फार पॉइंट क्या हो गया, लेस देन इंफिनिटी हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे। एक्चुअली में जो नियर पॉइंट है आपका, वो क्या हो गया, मूव्स अवे, वो दूर चला गया है, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, यही रीजन है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती, रेटिना के बियॉन्ड बनती। फिर से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमें ना चाहिए बियॉन्ड, ना हमें चाहिए फ्रंट पे, हमें इमेज चाहिए कि रेटिना पे बने। और जब तक इमेज रेटिना पे बनेगी नहीं, तब तक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट की इमेज जब रेटिना है, वो स्क्रीन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यही वो स्क्रीन है जहाँ पे सेंसिटिव सेल्स पाई जा रही हैं, रॉड सेल्स पाई जा रही सेंसिटिव टू डिम लाइट, कोन सेल सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब फिर से प्रॉब्लम हो गई कि भाई बिहाइंड द बनने लगी, फार पॉइंट जो है वो सॉरी नियर पॉइंट जो है वो दूर चला गया। अब हमें दो मेजर रीजन और होते हैं जिनके बारे में जानना था, क्या भाई, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा हो जाती। रीजन क्या है, आई बॉल्स बिकम्स टू स्मॉल। वहां पे क्या हो रहा था, मायोपिया में क्या हो रहा था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल हो रहा था, याद करो। वहां पे क्या हो रहा था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल हो रहा था, ठीक है ना। लेंस का क्या हो गया था, इलोंगेशन हो गया था। यहाँ पे आई बॉल टू स्मॉल हो गया, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं ना। आई बॉल क्या एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है एक दूसरे से। आई बॉल क्या हो गया यहाँ पे, टू स्मॉल, यहाँ पे आई बॉल कैसा हो गया, छोटा हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गई, टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है ना। वहां पे क्या था, वहां पे हमने ये देखा था लेंथनिंग थी, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आई बॉल क्या हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गया है, ठीक है ना। तो अब किससे ठीक करेंगे इसे, इसे हम कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। अब फिर से मेरी बात को आप समझो, किसी भी चीज को जानने से पहले उसके पीछे के रीजन को समझो। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल क्यों किया, याद करो, फिर से बोल रही हूँ, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। जब भी मैंने आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां एक बात आपके साथ शेयर की थी कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, नेचर में कन्वर्जिंग है। कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये क्या करेगा, भाई देखो, खुद से सोचो ना, अब यहाँ पर डायग्राम के मदद से और क्लियर देखो। वैसे क्या हो रहा था भाई, ये तो है डिफेक्टेड आई, कि बन गया, दूर जा रही है इमेज, देख रहे हो ना कहाँ पे, यहाँ पे जब ये लाइट इज जब यहाँ पे कट करेंगी तो एक्चुअली में यहीं पे तो इमेज बनेगी, और यहाँ पे इमेज बनेगी तो कोई फायदा है, तुम्हें कुछ दिखेगा, नहीं दिखने वाला, है ना। बात को समझो ना, वहां पे इमेज बनेगी तो क्या आपको कुछ दिखेगा, वहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि बियॉन्ड द कॉर्निया, सॉरी, बियॉन्ड द रेटिना बन रही है। इन मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, नॉट ऑन रेटिना, ओके। चलिए, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस का करेंगे, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस, भूल बढ़ाना मत, ये तो हमारा नेचुरल वाला है, हमने एक का ही इस्तेमाल किया है। और ये जो स्पेक्स के फॉर्म में आपने पहना है, ये वो वाला है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस है वो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में पहन रहे हो, चाहे आपको पता है ना, कुछ आई लेंसेज लोग वियर करते हैं, या स्पेक्स, वैसे जनरली लोग स्पेक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स लेंस करा क्या इसने, इसने कन्वर्ज कर दिया, देखो यहाँ से क्या क्या चीजों को मोड़ दिया, लाइट रेस को कन्वर्ज करा के कहाँ पे ले आया, कन्वर्ज करा के आ गई सारी की सारी रेटिना पे। जब भी रेटिना पे आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो द कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना, ठीक है भाई। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये एक और डिफेक्ट है, एक और विजन में डिफेक्ट देखने को मिलता है, डेट इज
प्रेस बायोपिया, और इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं जरा दूर दृष्टि दोष या वृद्धावस्था हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब एक बात समझो, क्या भाई, एक तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको ही बताया था, कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। क्या सोचो ना, क्या ये सिलेरी मसल लाइफ टाइम इतनी ही इफिशियंसी से काम करेंगी? नहीं। जब शरीर बूढ़ा होगा, हमारे शरीर की रीजनरेशन पावर धीरे धीरे कमजोर होगी, इफिशियंसी कम होगी, शक्ति में कमी आएगी। भाई एक टाइम होता है, एक हर का मतलब एक लाइफ स्पैन है ना, ठीक है ना। तो बूढ़े होने पे क्या होगा कि ये जो सिलेरी मसल्स की जो पावर है, जो जितनी तेजी से ये अपने आप को मतलब हम बोल सकते हैं कि जितनी तेजी से अपने आप को ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही थी, अभी भी क्या उतनी ही इफिशियंसी से कर पाएंगी? ऐसा नहीं है। तो अब क्या होगा, जब इनकी इफिशियंसी में कमी आएगी, तो सी द नियर ऑफ क्लिफ ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ, तो अब पावर ऑफ एकोमोडेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब पावर ऑफ एकोमोडेशन ही नहीं हो पाएगा, तो आई लेंस की फोकल लेंथ जो है वो अपने आप को उतनी तेजी से एकोमोडेट नहीं कर पाएगी कि पास के लिए ये, दूर के लिए ये। तो आपको चीजों को देखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। खास तौर पे अगर बात करें तो पास की चीजों को देखने में भी होगी दिक्कत। लेकिन नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग presbyopia gradually recedes and becomes much more than 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब इसका कॉज क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलिड्स। अब बताओ, जो ही फ्लेक्सिबिलिटी थी किसकी वजह से? लेंस में किसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थी? सिलेरी मसल्स की वजह से तो थी। जब वो ही कमजोर हो गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी पे भी फर्क आएगा। कैसे करेक्शन करोगे? कॉन्वेक्स लेंस सूटेबल पावर का। सिर्फ यही नहीं है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना, सूटेबल पावर का यूज करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और समझना है, क्या भाई, कभी कभी क्या होता है, जनरली जब ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनकी पास की भी और दूर की दोनों तरह का विजन कमजोर हो जाता है। उन्हें पास की भी चीजें बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देती और दूर की भी चीजें देखने में दिक्कत होती है। अब उस केस में क्या भाई, एक पर्सन एक टाइम पे एक ही तरह के स्पेक्स तो पहन सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम, मतलब सोचो, ऐसा क्या पॉसिबल है कि बस हम, अब हमें दूर का देखना है तो हमने दूसरा पहना, पास का देखना नहीं। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि भाई देखो सिलेरियम मसल्स तो वीक हो ही गई हैं, पास की भी कमजोर हो सकती, दूर की और सेम टाइम पे दोनों ही कमजोर हो सकती हैं। तो उस केस में हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस की जरूरत है। तो इस तरह के लोगों का मैं देखो बता रही हूँ, आपको समझना है बेटा, थोड़ा ड्राइंग पे नहीं, मैं जो बात समझाने की कोशिश करें ये बन गया एनक या स्पेक्ट्स की बात करें, ठीक है ना। अब इस तरह के लोग भाई जिनकी पास की भी कमजोर है, दूर की भी कमजोर है, तो हम क्या करते हैं, इनके थोड़े स्पेशल बाईफोकल लेंस वाले स्पेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्यों? ये ऊपर की ओर क्या, क्योंकि भाई जब देखो एक बात बताओ, हमें कोई चीज दूर की देखनी होती तो हम सामने की ओर ही देखते हैं, पास की देखनी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास की चीजें तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के बाईफोकल लेंस बनाए जाते हैं। ये देखा भी होगा आप लोगों ने, जो आपके नाना नानी दादा दादी के चश्मे ऐसे ही होते हैं, उसमें नीचे की ओर एक अलग से लेंस होता है। तो ये ऊपर की ओर बेटा कैसा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। नीचे की ओर जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों होता है ऐसा? ताकि जब भाई पास की चीजें पढ़नी तो हम अपने आंखों की इस तरह से करते, तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस हो तो हमें पास की चीजें दिखाई देने लगेंगी। जब दूर की देखनी तो फोकस किसके थ्रू हो? कॉन्केव लेंस के थ्रू हो तो हमें दूर की चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो यूज ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ suitable पावर, समटाइम्स अ पर्सन may सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है भाई। तो such people requires bifocal lens for correction। आई होप सबको समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है ना। तो बेसिकली presbyopia इज टोटली रिलेटेड टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। उनकी इफिशियंसी में फर्क पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है हमारी आंखों के नेचुरल लेंस की, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये पढ़े, सारे डिफेक्ट्स पढ़े विजन के। हमने अच्छे से आज जाना किसके बारे में, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया के बारे में। हमने जाना एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बारे में, कि ये किस प्रकार से करेक्ट प्रेशर बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये किस प्रकार से हमारे आंखों को मॉइस्ट रखते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से हमने जान ली। ठीक है, आई होप आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे चीजों को। बेटा मन से सभी बच्चों को पढ़ना है। क्लास अटेंड करने के बाद जब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो डेट इज बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, आप उसको पढ़ो, अच्छे से चीजों को अंडरलाइन करो। पता है एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपने समझा, वो टॉपिक आपने सेम डे वहां से पढ़ा। मैं ये नहीं कह रही याद किया, आपने रीड किया मन से, 2 बार 3 बार रीड किया, फिर खुद से क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करो। आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आपने 2 पेज पढ़े, उस पेज में से आपने खुद से क्वेश्चन फॉर्म किए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आप क्वेश्चन फॉर्म करने की हैबिट रखोगे ना, अपने आप आपको आंसर भी आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको जो भी आपको फीडबैक उसे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आप दूसरों के साथ जब शेयर करोगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो सेम टॉपिक डिस्कस करोगे। डिस्कशन से और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जब भी आप एनसीईआरटी रीड करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, फिलो ऐप डाउनलोड करनी है, अपने क्वेश्चन की, अपने डाउट की अच्छे से पिक्चर क्लिक करनी है क्लियर इमेज के साथ में, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड करना है। ठीक है बेटा, कुछ ही टाइम में आपके साथ ट्यूटर कनेक्ट होंगे, वो लाइव सेशन के दौरान आपके सारी प्रॉब्लम्स को, डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे। इस तरह से बिना रुके आपके अच्छे से पढ़ाई हो सकी। तो चलते हैं, मैं हूँ आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे, और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।